गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करा था रेजिडेंशियल स्टेटस। हम लोग आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल तक डिस्कस कर लिया था, इंडिविजुअल का पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम आगे चलते हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन लगा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 66A। एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा जब वो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा। पहली कंडीशन थी हमारे पास कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा स्टे करेगा। दूसरी कंडीशन कि ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 60 डेज या उससे ज्यादा, और पिछले 4 साल में 365 दिन। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो रेजिडेंट, एक भी कंडीशन नहीं पूरी करी तो नॉन रेजिडेंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने बातें सीखी कि हमारे पास कि आने और जाने के आवर्स भी हम काउंट करेंगे और 24 घंटों का एक दिन बना देंगे। आने और जाने का टाइम नहीं दे रखा तो आने और जाने का दिन इंडिया में ही काउंट होगा। अगर कोई व्यक्ति इंडियन टेरिटोरियल वाटर में स्टे करता है तो हम अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि रेजिडेंट है उसे एनओआर कब बोला जाएगा, जब वो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा। पिछले 7 साल में उसका स्टे 729 दिन या उससे कम है, और पिछले 10 साल के अंदर 9 साल तक वो नॉन रेजिडेंट है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो एनओआर, और एक भी कंडीशन नहीं पूरी करी तो आरओआर बन जाएगा। तो हम लोगों ने ये बातें सीखी थी। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे कि जो व्यक्ति रेजिडेंट होता है वही एनओआर या आरओआर बनेगा, नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। फिर हम स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी में कवर होगा उसके ऊपर सेकंड कंडीशन 60 डेज वाली नहीं लगेगी। वो कौन थे? कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिविजुअल, और वो इंडिया छोड़कर जा रहा है फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस बाहर सेटल करने के लिए जा रहा है या उसका ट्रांसफर कर दिया, तो वह स्पेशल कैटेगरी में कवर। और दूसरा हमारे पास था कोई भी व्यक्ति जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एज पर सेक्शन 115C। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो व्यक्ति होता है या तो उसने खुद ने या उसके पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो, या हमारे क्रू मेंबर हो सकते हैं इंडियन शिप के। तो हम लोगों ने ये बातें सीखी थी इंडिविजुअल की। आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिस्कस कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेक्शन 6 सबसेक्शन 266 ब्रैकेट 30। देखो पहले समझ लेते हैं, फिर नोट्स आपके पास है, फिर पढ़ेंगे हम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं। हमने बोला ये हमारे घर के अंदर करता है जो हमारे दादाजी हैं, ये करता है ये हमारी दादी है, ये हमारे पापा, ये मम्मी है, ये हम लोग हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारी ताई है, ये उनके बच्चे हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारी चाची हैं, और ये उनके बालक हैं। ये एक हमारे चाचा हैं जिनकी शादी नहीं हुई, ये हमारी बुआ है। ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। परिवार में सारे सदस्य साथ साथ रहते हैं, लेकिन कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में होगा? दादाजी के हाथ में। तो मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बोलता हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या कंप्लीटली, पार्टली और कंप्लीटली कहां पर है? इंडिया में। कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और कंप्लीटली इंडिया में है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट बन जाएगी। मेरी बात सुनना, हमारे जो कर्ता जी है मिस्टर राम पूरे साल इंडिया से बाहर रहे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट है, इवन दो द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज इन इंडिया। क्योंकि कर्ता बाहर है तो कंट्रोल और मैनेजमेंट बाहर है। लेकिन कर्ता अगर एक दिन के लिए भी इंडिया में आ जाएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन जाएगी रेजिडेंट। ठीक, तो पार्टली और कंप्लीटली का मतलब यही होता है। तो हम लोग साथ साथ पढ़ते भी चलते, थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। मिला होगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 T66 ब्रैकेट बी। An HUF will be considered to be resident in India if their control either partly or completely is in India. If their control and management isn't in the hands of its karta, so the place of karta will be considered to be the control and management. Karta of one Hindu undivided family is in India for 10 months and out of India for 10 months is in India for 2 months. 2 महीने के लिए इंडिया में था तो भी रेजिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंट बनेगा। कर्ता इज आउट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द ईयर, इन सच केसेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नॉन रेजिडेंट। कर्ता मीन्स डिफैक्टो कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? डिफैक्टो करता। डिफैक्टो मतलब मान लो हमारे दादाजी है, इनकी एज काफी हो गई 95 ईयर ओल्ड, तो वो अपनी पावर किसी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर के नाम कर देंगे तो वो व्यक्ति अब कर्ता माना जाएगा। डिफैक्टो कर्ता मीन्स द कर्ता एक्चुअल कर्ता विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, कर्ता ऑफ वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज 95 ईयर ओल्ड एंड ही हैज डेलीगेटेड हिज पावर टू His major senior most male member। ठीक है भाई, एनओआर की बात करते हैं। मैं एनओआर की बात करता हूं, बिल्कुल इंडिविजुअल वाली बात आएगी यहां भी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एनओआर बोला जाएगा अगर कर्ता एटलीस्ट एक भी कंडीशन पूरी करेगा, दोनों में से एक भी। मतलब 7 साल के अंदर कर्ता का स्टे 729 दिन या उससे कम है, यहां कर्ता को पूरी करनी है। और कर्ता पिछले 10 साल के अंदर 9 साल तक नॉन रेजिडेंट है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी करी तो एनओआर, और एक भी कंडीशन नहीं पूरी करी तो आरओआर। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, जो इंडिविजुअल में सीखा। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नॉन रेजिडेंट कभी भी एनओआर नहीं बनेगा। तो रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी कंसिडर्ड टू बी एनओआर इफ कर्ता हैज कंप्लाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कर्ता stay in India for 729 days or less during 7 years preceding the relevant previous year. दूसरी कंडीशन, कर्ता is non-resident in 9 years out of 10 years preceding the relevant previous year. अगर कर्ता दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी करता then he will be considered to be ROR. आओ पढ़े। A Hindu undivided family who is resident in India will be considered to be NOR if Karta has complied at least one of the following condition. Karta is in 9 year, Karta is in non-resident in 9 year out of 10 year preceding the relevant previous year.
Karta stay in India for 729 days or less during 7 years preceding the relevant previous year. If Karta has not complied even a single condition, then Karta will be considered to be ROR. अगली बातें सुने, अगला कहता है कुछ स्टेटमेंट बोली हुई है. कर्ता इज नॉन रेजिडेंट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी बट एचयूएफ इज रेजिडेंट. कहता है कर्ता जो है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर, कर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर नॉन रेजिडेंट है लेकिन एचयूएफ रेजिडेंट बन जाएगा. इज इट पॉसिबल? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है. मैं बताता हूं कैसे. ये बिल्कुल पॉसिबल है, मेरी बात सुनना, मैं तुम्हें बताता हूं. कर्ता जो है, कर्ता मिस्टर राम, और मिस्टर राम जो है वो इंडिविजुअल की है. मैंने ये मिस्टर राम है, ये कर्ता बना दिया, कर्ता ऑफ एचयूएफ. लेकिन भाई मिस्टर राम अपने आप में इंडिविजुअल भी तो है. मिस्टर राम अपने आप में इंडिविजुअल भी तो है. इंडिविजुअल में कंडीशन होती थी दो, याद है, 182 डेज और मोर, और दूसरी कंडीशन होती थी 60 डेज और मोर प्लस 365. तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए, बात खत्म. कर्ता ऑफ एचयूएफ की बात करते तो कर्ता यहां पर कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली होना चाहिए. पार्टली और कंप्लीटली. भाई साहब मेरी बात सुनो, मिस्टर राम जो है वो इंडिविजुअल है और एचयूएफ का, एचयूएफ फैमिली के लिए कर्ता भी है. तो मान लो, जब एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, कर्ता अगर मान लो 59 डेज के लिए इंडिया में आया तो वो 60 डेज से कम है, और 60 डेज से कम है तो भाई साहब वो अपनी 59 डेज के लिए आया तो 60 डेज से कम है तो नॉन रेजिडेंट बन गया इंडिविजुअल कैपेसिटी पर. लेकिन कर्ता अगर एक दिन के लिए भी इंडिया में आ रहा है तो कंट्रोल और मैनेजमेंट आ गया, तो यहां तो रेजिडेंट बन गई ना एचयूएफ. तो एचयूएफ को रेजिडेंट बना दिया इसने, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर नॉन रेजिडेंट है. तो प्लीज ध्यान देना, पढ़ते हैं. This statement is correct because if Karta comes to India for 59 days, then he will be considered to be non-resident in his individual capacity, but HUF is ROR. Karta of one Hindu undivided family comes to India for minimum 20 days every year. Determine the residential status. अब एक और बात सुनो, एक और सिचुएशन सुन लो. मान लो कर्ता इंडिया में आता है मिनिमम 20 डेज के लिए और मैक्सिमम 100 डेज के लिए. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहीं पे. मान लो 18-19 हम पढ़ रहे हैं, यहां पर कर्ता जो है 20 दिन के लिए आया तो भाई साहब एचयूएफ तो रेजिडेंट हो गई, और पिछले 17-18, 16-17 ऐसे ही पिछले 7 साल, पिछले 7 साल में मैं मैक्सिमम ले लूं. देखो कर्ता एक दिन के लिए भी आया तो एचयूएफ रेजिडेंट. बाकी फिर मैंने देखा अगर वो यहां पर मैक्सिमम 100 डेज भी ले लूं, मैं मैक्सिमम भी ले लूं, तो 100 डेज के अंदर, पिछले 7 साल के अंदर 100 डेज है, 100 डेज, 100 डेज और फिर 100 डेज, टोटल 700 दिन हो गए. 700 दिन का मतलब लेस देन 729 डेज, और लेस देन 729 डेज है तो कर्ता ने कंडीशन पूरी कर दी. पिछले 7 साल के अंदर कर्ता जो है 729 दिन से कम स्टे कर रहा है तो एचयूएफ फैमिली बन जाएगी एनओआर. और कर्ता ऑफ वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स टू इंडिया, इस बच्चे ने लिखा नहीं है, इसने कहता है सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, कर्ता ऑफ वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स टू इंडिया फॉर मिनिमम 20 डेज और एवरी ईयर फॉर मैक्सिमम 100 डेज.
इसका आंसर मैंने ये लिख दिया। आप ये कॉपी करके लिख सकते हैं बाद में कि भाई मिस्टर राम नहीं, सॉरी, HUF है, HUF विल बी NOR for the previous year 1890 because his stay is less than 729 days during 7 years. 7 years preceding the relevant previous year. तो ये आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से नोटिंग कर लें इसकी, फिर हम आगे बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन बच्चे ने लिखा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। ये इसका सॉल्यूशन गिवन है, आप इसकी नोटिंग कर लें, फिर हम आगे चल रहे हैं। अगला रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात करते हैं। पहले इसे समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये नोट्स के बिना आप क्लास लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये नोट्स जो मैंने आपको भेजे ये आपको कॉपी करने हैं। मैं बोर्ड पर लिखूं या डिक्टेट करूं उस टाइम पर हम अभी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रुप में भेजे हुए हैं, तभी आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बिना नोट्स की रेफरेंस के कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसे दिक्कत आएगी इसमें। हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की बात करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी सेक्शन 6 सबसेक्शन बी। नोटिंग हो गई है कि इसकी समझे कंपनी पे, कंपनी के बारे में बात करें, जल्दी से नोटिंग कर लो आप। हो गया होगा कॉपी, अब हम आगे चल रहे हैं। प्लीज ध्यान दें, स्टेटस ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी एक ही बात है। ऑलवेज रेजिडेंट हुई, ये हमेशा इंडिया में रेजिडेंट है। जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, वो हमेशा रेजिडेंट है। बात करें फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी भी इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी। फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी रेजिडेंट ओनली इफ their effective key management is in India during any time in the relevant
ये कह रहा है कि इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट बन जाएंगे अगर इन्होंने कोई भी कमर्शियल डिसीजन किसी भी समय इंडिया में ले लिए, साल में, पूरे साल में किसी भी दिन कभी भी आकर यहाँ कमर्शियल डिसीजन ले लिए, की मैनेजमेंट डिसीजन ले लिए, तो उस केस के अंदर फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट बन जाएगी। आओ पढ़ते हैं। An Indian company is always considered to be resident. Foreign company will be considered to be resident in India if its effective place of management, if its effective place of management is in India at any time that year is in India. For example, Micromax was incorporated in India. Its business mainly has many country outside India, लेकिन ये रेजिडेंट बन जाएगी क्योंकि इंडियन कंपनी है। FT लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, इंडिया में बनी है, इसका कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो भी ये रेजिडेंट है किसी भी सिचुएशन में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर बीइंग टेकन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी। मैंने बताया था कमर्शियल डिसीजन कुछ भी लिए, फॉर एग्जाम्पल एफटी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। एफटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। इन सच केसेस रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट बन जाएंगे। एफटी लिमिटेड बनी बाहर, इनकॉर्पोरेटेड बाहर है, लेकिन उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में आ गया तो रेजिडेंट है। एफटी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करें। तो ये नोटिंग कर ली होगी। आज हम स्टेटस का चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर अब टाइप्स ऑफ इनकम की बात करेंगे, उसमें भी हमको हो सकता है 2 क्लास ही लगे। सुनना ध्यान से। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। बच्चों कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, इनको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा, इन सभी को इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा if their control and management either partly or completely is in India। उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या कंप्लीटली कहां पर है? इंडिया में। मेरी बात समझे? कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई एसोसिएशन ऑफ, कोई पार्टनरशिप फर्म, अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या कंप्लीटली इंडिया में हो गया तो रेजिडेंट, पूरे साल इंडिया से बाहर रहा तो नॉन रेजिडेंट। पढ़ो। अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, also body of individual will be considered to be resident in India if their control and management either partly or completely is in India. If their control is completely outside India, in such cases they will be considered to be non-resident. For example, एक XY पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मिस्टर X एक्टिव पार्टनर है जो एक्टिवली काम करता है, मिस्टर Y एक स्लीपिंग पार्टनर है, तो एक्टिव पार्टनर ही कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। ध्यान रखना। He is in India, मिस्टर Y पूरे साल इंडिया में है, मिस्टर X पूरे साल इंडिया से बाहर है, पार्टनरशिप फर्म नॉन रेजिडेंट होगी। लेकिन अगर मिस्टर X एक दिन के लिए भी इंडिया में आ गया, कंट्रोल और मैनेजमेंट आ गया, तो पार्टनरशिप फर्म रेजिडेंट बन जाएगी।
अब अगली बात है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन। मेरी बात सुनना, हमने टोटल 7 पर्सन के बारे में बात कर दी। देखो, इंडिविजुअल का स्टेटस डिस्कस कर लिया, एचयूएफ का डिस्कस कर लिया, कंपनी का डिस्कस कर लिया, पार्टनरशिप फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का डिस्कस कर लिया। तो 7 में से 2 ही रह गए। कौन कौन? लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, और दूसरा रह गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब देखो, इन लोगों को भी, इनको भी हम लोग इंडिया में रेजिडेंट मानेंगे इफ देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आइदर पार्टली और कंप्लीटली is in India. Any other person में लोकल अथॉरिटी आती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आता है। इनको भी इंडिया के अंदर लोकल अथॉरिटी एमसीडी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो बाकी 6 में नहीं आ रहा था वो आर्टिफिशियल में आएगा। मैंने ड्यू का अकाउंट बताया था, डेलिमिनिस्ट्री की इनकम यहाँ से सोएगी, और जितने भी प्रेसेप्टर्स हैं या मंदिर हैं या धर्म संस्थाएं जो भी हैं वो हम यहाँ ले लेते हैं। तो इनको इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और कंप्लीटली इंडिया में है। तो आओ जरा हम इसे पढ़ें और फिर आगे चलें। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन विल बी कंसिडर्ड टू बी रेजिडेंट इंडिया if their control and management either partly or completely is in India. If their control is completely outside India, then they will be considered to be non-resident. Any other person में MCD, local authority और दूसरा हमने artificial judicial person। तो आज हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस की बात खत्म कर दी। रेजिडेंशियल स्टेटस का रिविजनरी वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। अभी इसके अंदर टाइप्स ऑफ इनकम का टॉपिक बचता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो आज हम इतनी बातें कर लेते हैं। आप लोग इन थ्योरी को पढ़ना और समझना, कोई डाउट हो तो आप रिवाइज भी कर सकते हो, तो इसका आप रिवीजन कर लें फटाफट से। आज हम इतनी बातें कर रहे हो। ओके, बाय बाय।